मसाले ऐसी कमोडिटी जो खेत से निकलने के बाद किचन से लेकर बाजार तक खास अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वैसे तो मसाले छोटी कमोडिटी के दायरे में आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी खेती होती है, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मसालों के उत्पादन की बात करें तो ये भारत में ही होता है। दुनिया का तकरीबन आधा कारोबार भी यहीं होता है। भारत के जीरा, धनिया, हल्दी की ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी दखल है, इसलिए पैदावार और घरेलू खपत के अलावा एक्सपोर्ट की खबरों से भी मसाले आजकल काफी ज्यादा एक्शन में है। जीरा और धनिया 2 महीने की ऊंचाई पर है, हल्दी 2 साल के निचले स्तर पर आ पहुंची है। आगे हम जानेंगे मसालों का आउटलुक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीपी एंड सन्स के चेयरमैन पंकज ठक्कर, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और कुंवर जी कमोडिटीज के रिसर्च हेड रवि देवरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। पंकज जी, जीरा 2 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन आवक का पीक सीजन है, तो इतना सपोर्ट इस कमोडिटी को मिल कहां से रहा है? मैम देखो, एक तो कैरी फॉरवर्ड नील जैसा पोजीशन है, दूसरा मैंने 25-30 साल से देखा हुआ है, इतना नील पोजीशन मैंने कभी भी नहीं देखा है। और प्लस लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट भी अच्छा था। क्रॉप साइज का जो पोजीशन था वो हिसाब से पूरा पाइपलाइन 2 महीने से खाली था। और ये जो कंजम्पशन जा रहा है, अभी भी कहाँ भी कोई स्टॉकिस्ट के पास जमा नहीं हुआ है। और पूरा एक्सपोर्ट सप्लाई और कंजम्पशन के बीच में बाईपास हो रहा है। अभी तक कम से कम 15 से 17 लाख बोरी निकल चुका है। और क्रॉप की जो साइज है इज अबाउट 50 to 51 lakhs बैग्स। और इसके हिसाब से गिने तो 30% माल ऑलरेडी निकल चुका है एक ही महीने के अंदर, और आने वाले 11 महीना बाकी है। तो ये पोजीशन से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो माल की जो शॉर्टेज नजर आएंगी आगे जाके, तो एक नया ये साल के अंदर नया प्राइस देखने को मिल सकता है। एक नए हाइज की आप यहाँ बात करें। चंद्रशेखर जी, आप तो पूरे इस कमोडिटी को घरेलू और कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं। मुझे ये बताइए, टर्की, सीरिया को हम सामने हमेशा रखते थे जब भी भारत में जीरे के उत्पादन की, एक्सपोर्ट की बात होती है। जहां जीरे की पैदावार होती है, सीरिया में तो फिलहाल हम देख रहे हैं अनरेस्ट की वजह से बाहर है, तो अब भारतीय जीरे के लिए किस तरह के समीकरण बढ़ते दिख रहे हैं? क्या कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दो चीज है। इस साल हमारा उत्पादन कम से कम 10% कम हुआ है, नंबर 1। दूसरा है एक्सपोर्ट डिमांड तेजी से बढ़ते जा रहा है। तीसरा है टर्की और सीरिया जैसे देश में भी उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो उनका भी एक्सपोर्ट सरप्लस काफी सीमित है। तो उसके वजह से भारत का जीरा के ऊपर काफी दबाव है। और यहाँ जो आवक का सीजन है तभी भी भाव बढ़ने लगा है, क्योंकि एक उत्पादन कम है और एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इसका एक संकेत है कि विश्व भर जो हमारा देश में उत्पादन होता है स्पाइसेस, उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। और मैं समझता हूं कि हमें इसका उत्पादन को और भी उत्साह के साथ बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए जितना भी पूंजी लगाना है, जो भी पॉलिसी मेजर्स लेना है, वो भी लेना चाहिए। तो मैं एक प्राइस राइज को काफी पॉजिटिवली मैं देख रहा हूं, क्योंकि किसान को एक अच्छा आमदनी मिलेगा और अगला सीजन में जरूर इसका उत्पादन बढ़ने का कोशिश किसान करेगा। ओके, जाहिर तौर पर जब अच्छे कीमतें किसानों को मिलती हैं तो उनमें एनकरेजमेंट होता है, वो चाहते हैं कि और आगे यहां पर मुनाफा कमाया जाए। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगी, जीरा 2 महीने की हमने देखा ऊंचाई पर है, और आपने कहा कि यहां से नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। आप एक्सपोर्टर हैं, आप किस तरह का आउटलुक यहां लेकर चल रहे हैं? अगला क्या प्राइस हम देख सकते हैं? क्या 20,000 के पार जाता दिख रहा है? मैं 20,000 तो शायद ये अप्रैल तक भी पहुंचा सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पे यहाँ मार्केट को स्टेबलाइज होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के अंदर डोमेस्टिक डिमांड अच्छी होती है, एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी होती है, स्टॉकिस्ट को भी माल लेना होता है। आज भी एनसीडीएस के अंदर, डीमेट के अंदर माल नहीं के बराबर है। तो ये सब पोजीशन देखते हैं तो कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से ही मूव कर लेगा, और शायद 2017 की जो पोजीशन है जीरे की, वहां से शुरुआती तेजी से शुरू हो जाएंगी।
ओके मुझे पंकज एक और चीज बताइए, आपने कहा कि 20,000 का लेवल अप्रैल तक ही दिख जाएगा, लेकिन क्या इन लेवल्स पर भी डिमांड आएगी? आपको लगता है कि ग्लोबल शॉर्टेज इतना ज्यादा है कि इन लेवल्स पर भी एक्सपोर्टर्स माल उठाएंगे, स्टॉकिस्ट माल उठाएंगे? मैम अभी जो ये स्पाइस कांग्रेस हुआ था कोचीन के अंदर, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस था, उसमें इन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया था कि 70 लाख बैग्स का क्रॉप्स की साइज है, जो कि उन लोगों ने बिल्कुल स्टडी बिना और अर्ली बोल दिया था। अच्छा। इवन सोइंग का भी उनके पास रिकॉर्ड होता तो भी इतना नहीं बोलते। अभी वहां कम से कम 300 क्लाइंट फॉरेन के थे कि जो उनके माइंड के अंदर इन लोगों ने मंदी बिठा दी है, और आज इन लोग 2 महीने से हैंड टू माउथ चल रहे हैं। पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, अभी कहां तक वो लोग बर्दाश्त करेंगे? उनको माल एनी प्राइस से लेना पड़ेगा, और डॉलर वाइज उनको आज की तारीख में कोई बड़ा रेंज नहीं है, बढ़ के $3400 तक ये प्राइस आगे हो चुका है। तो मेरे हिसाब से प्राइस वाइज कोई भी फॉरेनर्स को कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर जी, आप भी इससे सहमत हैं? जरूर जरूर। ऐसा है कि जब हमारा लोकल भाव बढ़ता है तो जरूर एक एक्सपोर्ट मार्केट में बायर द्वारा एक रेजिस्टेंस निकलेगा। मगर और एक बात है, हमारा रुपया एक्सचेंज रेट रुपया मजबूत होते जा रहा है, उसके वजह से भी एक्सपोर्टर को कम रियलाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन कम हो रहा है। तो इसके वजह से मैं समझता हूं कि मार्केट जरा सा तेजी में है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर समझिए भाव 20,000 रुपया हो गया तो जरूर एक एक्सपोर्ट मार्केट में रेजिस्टेंस आएगा और हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा धीमे गति से ही चलेगा। तो देयरफॉर मार्केट बाद में करेक्शन भी आ सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर मान रहे हैं कि फंडामेंटल्स पूरी तरह से फिलहाल कीमतों में तेजी को सहारा दे रहे हैं, लेकिन रवि को अब चर्चा में शामिल करेंगे। रवि, पिछले महीने 17,000 का भाव, अब हम देख रहे हैं कि 18,000 के पार ये कमोडिटी जा चुकी है। अब इन स्तरों पर आप क्या करेंगे? क्योंकि आमतौर पर एनालिस्ट आप जैसे हैं वो अक्सर कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी आ जाए तो बड़ा रिस्की हो जाती है वो कमोडिटी। तो आप आने वाली कुछ अवधि के लिए अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं दोनों एक्सपर्ट्स की राय सुन रहा था, मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। अभी भी जिस हिसाब से प्राइस ट्रेंड बना हुआ है, डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छे, एंड ऊंझा इज नियर बाय अहमदाबाद, तो वहां से भी हम बात करते हैं जो भी फिजिकल प्लेयर्स है, काफी अच्छे एक्सपोर्ट डिमांड है। एज वेल एज देखे तो सीरिया एंड तुर्की का दोनों का अगर प्रोडक्शन भी मिला ले तो इट्स नॉट मोर देन 32,000 टन। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली इंडिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर प्लेयर्स। तो स्पाइसेस में एक अच्छा यहाँ से मेजर जीरा है, वो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। वैसे 20,000 तक के लेवल्स भी जीरा में आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्राइसेस 1,000 तक बढ़े, फिर भी लग रहा है कि ये लेवल पे भी एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। एज वेल एज हमारा रुपया है वो मजबूत हुआ है, तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको ये ज्यादा कॉस्टली नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहेगी एंड आगे जाके ये नए स्तर भी छू सकता है। बट यस, डेफिनेटली नियर टर्म में 19,400 तक के लेवल्स जीरा में अच्छे हो सकते हैं। सेकंड है कि टोटल एक्सपोर्ट का जो एस्टिमेट है वो है 1,20,000 टन। तो ये लास्ट ईयर की कंपेयर करें तो 36% हायर है, एंड अभी प्राइस का जो कंपेयर करें तो प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम ऑफ लास्ट ईयर। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी बनी हुई है एंड आगे जाके भी तेजी बनी रहेगी। ओके, तो तेजी बनी रहेगी। इमीडिएटली यहाँ पर हमारे जो एनालिस्ट हैं रवि, वो 19,400 तक का भाव देख रहे हैं और उनको लगता है कि आगे जाते हुए 20,000 का भी जो लेवल है वो इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो बात हो गई जीरे की। जीरा आपको अच्छे से धनवान बनाने वाला है, लेकिन एक और कमोडिटी हमारे रडार पर है, वो है हल्दी। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहूंगी, हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ खाने में ही नहीं, उसका कॉस्मेटिक यूज भी है, हर्बल एप्लीकेशन भी है, साथ में काफी मेडिसिन में भी आजकल इस्तेमाल होता है, हर्बल प्रोडक्ट्स की भरमार है। बावजूद इसके डिमांड इतनी ज्यादा है, हर कोई जानता है इसकी खूबियों के बारे में, लेकिन बावजूद इसके मसालों में अगर पूरा देखा जाए तो अभी इसकी कीमतें सबसे नीचे, 2 साल के निचले स्तर पर यह कमोडिटी है। क्यों ऐसा? इसका कारण ऐसा है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, मगर जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में हमने ऐसा देखा है कि देयर इज अ स्मॉल मिसमैच बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि काफी स्टॉक पड़ा है। टर्मरिक का जो
शेल्फ लाइफ है काफी लंबा होता है, तो इसके वजह से जो इन्वेंट्री का डी स्टॉकिंग हो रहा है वो चल रहा है अभी, और मैं समझता हूँ और भी 3-4 महीने के डी स्टॉकिंग चलने का संभावना मैं देख रहा हूँ। उसका बाद अगला सीजन में मैं समझता हूँ कि मार्केट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो और 2 या 3 महीने के लिए मैं कोई बड़ा तेजी देख नहीं रहा हूँ इसमें। ओके, अगले 1 क्वार्टर तक बहुत लंबी तेजी नहीं दिखेगी। रवि, क्या आप भी इससे सहमत हैं जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं? एंड इफ यस, तो ऐसी स्थिति में किसी को अगर रणनीति अपनानी हो तो क्या करें? रिसेंटली प्राइसेस है 2015 के बाद में लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस बनी हुई है। चार्ट वाइज देखे, ऐसे फिजिकल फंडामेंटल्स भी देखे तो अभी एक मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 महीने तक ये मंदी जारी रहेगी। टोटली जो उसकी सप्लाई थी उसमें 7% के इजाफा होने की एक्सपेक्टेशन है। जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि डिस्टॉकिंग हो रहा है, वो सबसे ज्यादा एक नेगेटिविटी प्राइजेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस बनी हुई है। करीबन 6000 तक के लेवल्स आपको अगले महीने में ये देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर 6500 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे इन्वेस्टर्स है या जो भी ट्रेडर्स है वो वहां पे एक बार शॉर्ट करके जा सकते हैं। 6700 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, आगे जाके 6000 तक के लेवल के लिए होल्ड करना है। वहां से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, बट एटलीस्ट 6000 तक के लेवल्स की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो जीरे में जहां खरीदारी करके मुनाफा होगा वहां पर हल्दी में अगर आप बिकवाली करके चलेंगे 6500 के भाव से तो आप नीचे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि जो धनिया की तेजी है क्या वो आगे जारी रहेगी, एंड इफ यस, आपके लिए कमाई का मौका कहां है। आप बने रहिए हमारे साथ। मसालों में क्या हो आपकी रणनीति, कैसे आपके पोर्टफोलियो को लगा सकते हैं ये तड़का, ये हम आपको आज बता रहे हैं हमारी खास पेशकश में। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहूंगी धनिया के बारे में। अब मुख्य रूप से राजस्थान की फसल है, इक्का दुक्का मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। पिछले साल क्वालिटी को लेकर इशू था, काफी ज्यादा हल्ला हुआ था, तो हमने फिर उसको देखा था बहुत छोटे से दायरे में आ गई थी। अब हम देख रहे हैं 7 हफ्ते की ऊंचाई पर ये कमोडिटी है, काफी ज्यादा तेजी इसमें आ गई है। तो अब आप धनिया में क्या कुछ होता देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जो उछाल आया है पिछले कई दिनों में वो जरा सा आर्टिफिशियल मुझे लग रहा है। क्योंकि हमारा देश में काफी इन्वेंट्री पड़ा है। हाँ। और उस इन्वेंट्री को बाहर निकलना है, मगर जिन्होंने इन्वेंट्री बिल्ड किया है वो जरूर नहीं चाहेंगे कि उनको कम भाव मिले। तो आई थिंक देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्या बोलूं, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट जो इट इज पुशिंग अप धनिया प्राइसेस। हाँ। तो धनिया में जैसे स्टॉक बाहर निकलता है, इन्वेंट्री से डी स्टॉक होता है, उतना सप्लाई बढ़ेगा। हाँ। और फिर देयरफॉर दैट विल कैप द अपसाइड। ये तो पहला पॉइंट है। हाँ। दूसरा पॉइंट है, मैं ये भी समझता हूं कि जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है एक कमोडिटी, उस एक्सचेंज का भी, कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज का भी एक बड़ा जिम्मेदारी होता है टू एंश्योर, टू लुक एट द मार्केट फंडामेंटल्स, डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री, और टू क्या बोलो, कंट्रोल, कंटेन, मॉडरेट, रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्पेकुलेटिव कैपिटल। तो इसका भी, एक्सचेंज का भी एक जिम्मेदारी बनता है इसमें। तो फाइनल बॉटम लाइन ये है, क्या किसान को सही भाव, सही दाम मिलता है कि नहीं। That's the bottom line. तो धनिया के फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा सवालिया निशान लग गया है, लेकिन रवि, आपसे समझना चाहेंगे कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और धनिया की जो सामने पिक्चर रखी जा रही है, इसे देखते हुए आप अपने क्लाइंट्स को अब क्या राय देने वाले हैं? डेफिनेटली मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मेजर रीजन ये है कि जो रिसेंटली 10% से ज्यादा के अपसाइड ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिली है, तो कोई ज्यादा बड़े न्यूज नहीं थे। मेजरली FISS की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद में धनिया में एक अच्छा बिल्डअप हुआ है। जो भी FISS की कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक टेक किया गया था कि जो ये साल का प्रोडक्शन है वो 90 लाख टू 100 लाख बैग्स होगा, बट मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम भी 100 लाख बैल ही था और उस पर हायर
हायर इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी, तो ये साल भी अगर इन्वेंट्री हायर है एज वेल एज प्रोडक्शन करीबन लास्ट ईयर के साथ ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से डेफिनेटली प्राइस वाइज एक प्रेशर रहेगा। सेकंड, जो चंद्रशेखर जी ने बात की कि एक्सचेंजेस की ओर से मुझे लग रहा है कि ये तेजी को देखते हुए कोई लीगल एक्शन या कोई मार्जिन राइज आ सकता है, तो बाद में स्पेकुलेटिव पोजीशन है वो काफी हद तक कट सकते हैं। तो मुझे यहाँ से 200 रुपए से ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। मुझे सेल ऑन राइस का मेरा रिकमेंडेशन धनिया पे रहेगा। 7660 पे आप शॉर्ट कर सकते हो, नीचे 7000 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 7900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मेरा सेल ऑन राइस का ही व्यू रहेगा। ये तेजी मुझे टिकाऊ नहीं दिख रही है। ओके, चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने आपको बता दिया कि किन मसालों के फंडामेंटल्स कैसे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे रवि से कि इन तीनों मसालों में कहां धमाकेदार कमाई होने वाली है। जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो मसालों के कॉम्प्लेक्स में कहां होने वाली है शानदार कमाई? रवि, आपकी टॉप पिक यहां पर कौन सी होगी मसालों के कॉम्प्लेक्स में? टोटल 2 टॉपिक होगी, उसमें एक बाय एक सेल रहेगा। फर्स्ट शुरुआत जीरा से करते हैं। जीरा मुझे यहाँ से काफी बेटर लग रहा है। 17,800 के करीब जीरा बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,200 एंड शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा रहेगा 19,400। सेकंड कॉल मुझे धनिया लग रहा है, सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन रहेगा। करीबन 7600 के करीब आप धनिया में शॉर्ट करके चल सकते हो। 7900 का स्टॉप लॉस रहेगा। एट डाउन साइड 7000 एंड 6800, ये 2 मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी जो आपको शॉर्ट टर्म में कमाई करा सकते हैं। ओके, पंकज जी, वैसे तो आप जीरे में अपना कारोबार देखते हैं, लेकिन अगर इन तीनों मसालों में से आपको कहीं पैसा लगाना होगा अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो किसे आप चुनेंगे? मैं तो जीरे को चुनूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बुलेट ट्रेन की पोजीशन नजर आ रही है। ओके, तो जीरा प्रेफरेंस है यहाँ पर पंकज जी की। क्विकली चंद्रशेखर जी, वर्ड ऑफ कॉशन आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, निवेशकों के लिए। हाँ बिल्कुल, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द बुलिश फॉरवर्ड, एक है। मैं दूसरा सलाह दूंगा जरूर रेगुलेटर को और कमोडिटी एक्सचेंजेस को कि डोंट फैन स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट, उससे जरा कंट्रोल्ड या कंटेन्ड स्पेकुलेशन चाहिए इस मार्केट में। ऑलराइट, चलिए तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। रवि, पंकज जी, चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को, निवेशकों को एक दिशा देने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।